तो चलिए बात करते हैं भारतीय सेना की। ये सेना ना एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। और ये सिर्फ कुछ नए हथियार खरीदने की बात नहीं है, नहीं। ये कहानी है भविष्य की लड़ाइयों के लिए अपनी पूरी सोच, अपनी पूरी रणनीति को बदलने की। सबसे पहले तो इसके विशाल आकार को समझना जरूरी है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। मतलब 12 लाख से भी ज्यादा सक्रिय सैनिक। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है और यही संख्या इसकी अहमियत और इसकी चुनौतियों दोनों को बयां करती है। पर यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इतनी विशाल सेना आने वाले कल की लड़ाइयों के लिए तैयार है? ये एक तरह का टकराव है, इसकी शानदार ऐतिहासिक विरासत और भविष्य की बिल्कुल नई चुनौतियों के बीच। देखिए, सेना के भविष्य को समझने के लिए हमें पहले उसके अतीत में झांकना होगा। ये एक ऐसी सेना है जो सचमुच युद्ध की भट्टी में तपकर बनी है। आज़ादी के बाद से ही देखिए, 1947 का कश्मीर युद्ध, फिर 1965 और 1971 के युद्ध, और फिर 1999 का कारगिल। इन सबने सेना को लड़ने का एक बहुत ही गहरा और जबरदस्त अनुभव दिया है। और इन सब में भी 1971 का युद्ध, वो एक ऐसा मोड़ था जिसने न सिर्फ एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया, बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत और उसकी रणनीति का लोहा मनवा दिया। 1971 युद्ध के नतीजे तो देखिए, हैरान करने वाले थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर। ये एक ऐसी जबरदस्त जीत थी जिसने भारत को इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन अतीत की जीतें अपनी जगह हैं और आज की हकीकत अपनी जगह। आज का युद्ध क्षेत्र बहुत अलग है, बहुत ज्यादा जटिल हो गया है। लड़ाई का तरीका ही बदल गया है। आज की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? एक ही समय में दो मोर्चों पर खतरा। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। और खतरा सिर्फ सरहद पर नहीं है, साइबर अटैक और ग्रे जोन वॉरफेयर जैसे नए खतरे भी हैं। मतलब बिना गोली चलाए प्रोपेगेंडा और आर्थिक दबाव से दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश। और ये चुनौतियां कितनी गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस एक बात से लगाइए। हमारी वायुसेना को 2 मोर्चों के लिए 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन असल में हमारे पास हैं सिर्फ 31 के आसपास। ये एक बहुत बड़ा गैप है। फिर एक और बड़ी चुनौती है पैसा। रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी करीब 1.71 लाख करोड़ रुपए, तो सिर्फ पेंशन और सैलरी देने में चला जाता है। ऐसे में नए हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिए पैसे की कमी हो जाती है। ये तो हो गए बाहरी खतरे। कुछ अंदरूनी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि जेट इंजन जैसी बेहद जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए आज भी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सेना के तीनों अंगों यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तालमेल की कमी है और चीन से लगी सीमा पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना मजबूत नहीं है। तो सवाल यह है कि इन सभी चुनौतियों का जवाब क्या है? खैर, जवाब एक बहुत बड़े महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मिशन में छिपा है। एक ऐसे मुहिम जिसका मकसद 21वीं सदी की सेना तैयार करना है। और इस पूरी कोशिश के केंद्र में है एक विचार, आत्मनिर्भर भारत। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अपनी जरूरत के हथियार और टेक्नोलॉजी देश में ही बनाना, ताकि हमें किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। इस रणनीति को लागू करने के लिए 3 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, रक्षा खरीद के बजट का 75% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। दूसरा, आईडेक्स जैसी योजनाओं से नए नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और तीसरा, उन चीज़ों के आयात पर रोक लगाई जा रही है जिन्हें अब भारत में ही बनाया जा सकता है। और जानते हैं, इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। वित्त वर्ष 25 में भारत ने 23,622 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात किया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि एक बड़ा विक्रेता भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय सेना आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ उसकी शानदार विरासत है, तो दूसरी तरफ भविष्य की गंभीर चुनौतियां। और इन सब से निपटने की ये दौड़ बहुत तेजी से चल रही है। आखिर में बात सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च करने की नहीं है। असली पैमाना अब ये बन गया है कि उस पैसे से देश की असल सैन्य क्षमता कितनी बढ़ रही है, कैपेबिलिटी कितनी बन रही है। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या भारतीय सेना अपनी चुनौतियों से पार पाकर समय के खिलाफ ये दौड़ जीत पाएगी? क्या वो भविष्य के युद्ध क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएगी? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।